Hello, welcome to our channel Adaptive Learning. Okay, so we are now on the fourth lecture of our chapter is matter around us pure. Okay, हमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स देख लिए इस चैप्टर के, जहाँ पे हमने वेरियस चीज़ें पढ़ी थी. स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया था, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस पढ़े थे. फिर वो सोल्यूशंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था. ओके, नेक्स्ट हमने उनके मिक्सचर्स के बारे में, उनके मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कैसे करते, वी हैव सीन दैट. ओके, so now what we are going to see, we are going to continue the separation part only. Okay, in this chapter, so let's start with that. So हमने लास्ट में कंप्लीट किया था about the distillation and all, if you remember that. So now we are going to do how can we obtain the different gases from air. अभी हम डिफरेंट गैसेस को कैसे एयर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं या कैसे एयर में से रिमूव करते हैं. वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग ओवर हियर. So what happens is, as you know, air is a homogeneous mixture. Okay, air is a homogeneous mixture. अब तुम whenever you see air, first of all, I'm sorry, you cannot see air. ठीक है, तुम एयर को देख सकते हो क्या? नहीं. एयर इज जस्ट अ होमोजीनियस मिक्सचर. ऐसे कभी समझ में आता है क्या? ऐसे देखते हो तुम हवा में, हाँ भाई ये ऑक्सीजन का पार्टिकल दिख गया मुझे, हाँ भाई ये हाइड्रोजन का पार्टिकल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिख गया, हाँ भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड दिख गया. ऐसे दिखता? It's you cannot see by your naked eyes. Okay, these are the gases which are homogeneous mixture. एक मिक्सचर के फॉर्म में तुम्हारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसमें से पता है तुम्हें क्या 21% ऑक्सीजन है, 17 अराउंड 78%, 79 बोलते हो बट 78 सम परसेंट नाइट्रोजन है, एंड सम फ्यू जो परसेंटेज बच गए उसमें रिमेनिंग गैसेस अवेलेबल होते हैं, जैसे CO2 हो गया, आर्गन हो गया. ठीक है, तो वो सारे प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट. सो दैट इज डन ओवर हियर कि हम अगर हमको चाहिए अभी इंडस्ट्रियल पर्पस में, तुम्हें कोई व्हेन यू गो फॉर एनी इंडस्ट्री, तो तुम्हें कोई भी एक सिंगल गैसेस अवेलेबल चाहिए, तो तुम क्या करोगे? यू विल जस्ट टेक द एयर. ओके, यू विल जस्ट टेक द एयर और उसमें से क्या करोगे? यू विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट व्हाटएवर पर्टिकुलर अमाउंट गैस यू वांट फॉर योर रिएक्शन टू टेक प्लेस. ओके, जैसे कि हमारे अमोनिया प्लांट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस अवेलेबल चाहिए रहता है, तो हम वो कहाँ से ले नाइट्रोजन गैस? तो एयर इज द वेरी गुड, यू कैन से सप्लायर फॉर नाइट्रोजन. उसमें से हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन रिमूव आउट कर सकते हैं. ओके, तो अभी इसको कैसे करते हैं? एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेट आउट इनटू कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब ये एक सेटअप है, दिख रहा होगा तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन पे. दिस इज हाउ एक्चुअली द सेटअप लुक लाइक्स. ये इतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बस तुम्हारे लेवल 9 स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जस्ट थोड़ा सा सिंपली एकदम सिंप्लीफाइड वे में दिया गया है तुम्हें. ठीक है, तो एक्चुअली कैसा करते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनवायरनमेंट से एयर रहता है उसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी टेक दैट एयर. ओके, फर्स्ट वी टेक दैट एयर. अभी वो एयर कैसे लेंगे? तो यहाँ पे एक फिल्टर होता है, एक दिस इज द प्लेस. वेट अ मिनट. ओके, सो यहाँ से हम क्या करते हैं? वी टेक दी एयर. अब एयर हमने लिया यहाँ से, तो एयर में क्या होगा? देयर इज अ डस्ट पार्टिकल. ओके, देयर इज डस्ट पार्टिकल, देयर इज व्हाट यू कैन से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. वो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए? दैट शुड नॉट ट्रैवल, दैट पार्टिकल शुड नॉट ट्रैवल. तो व्हाट यू डू इज बेसिकली देयर इज अ फिल्टर ओवर हियर. एक फिल्टर होता है जिससे क्या होता है? प्योर एयर ही आता, उसके साथ कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं आते ट्रैवल होकर. एकदम फाइन सीव होता है, वो सीव में से एयर को हम क्या करते हैं? पास आउट करते हैं, जहाँ से हमको एयर लेना पड़ता है, एयर सक किया जाता है वहाँ से. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, यहाँ पे ये दिख रहा है दिस पार्ट इज नथिंग बट दी कंप्रेसर. कंप्रेसर का काम करता है वो पार्ट. अभी तुम्हें एयर को सेपरेट आउट करना, गैशियस फॉर्म में तो हम कर नहीं सकते, तो प्रिवेंट दैट गैशियस फॉर्म व्हाट वी डू इज फर्स्ट वी नीड टू कंप्रेस दैट गैस. After compressing that gas, we need to convert into the liquid. We need to convert it into liquid because the pure gas or whatever the gaseous states are there, from that we cannot separate out our different gases. So what you need to do is you need to compress it. So what happens is this, you can see two parts are there. These two act as a piston, and these two pistons compress the air. These two pistons
compress the air. Okay, and since the air is compressed, molecules come very closer to each other, so they get vibrated, and due to that vibration and friction between the particles, what they create a large amount of heat. They create a large amount of heat, and this heat first need to be cooled down. So what is done over here is, you can see this part over here. What happens over here is, from down the freezing cold water, एकदम ठंडा पानी, freezing मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस का या उससे भी कम, एकदम फ्रीजिंग, कम तो नहीं बोल सकते, बट अराउंड दैट टेम्परेचर वाटर इज बीन पास थ्रू दिस spiral coil. You can see the spiral coil is there. Okay, this spiral coil is passed. So what is going to happen is, this gas particle will get touched to that spiral part. Okay, and what they will do is, it will try to give out its heat. अब वो heat बाहर देना चालू करेगा, तो वाटर क्या होगा, वाटर थोड़ा कूल से थोड़ा गरम 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 होना चालू हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी दी, व्हाट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी द लॉस ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो होगा वो गिरेगा. जो भी तुम्हारा कंप्रेस्ड एयर आ रहा है, हॉट एयर आ रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो गिरते जाएगा. एंड जैसे बहुत कम टेम्परेचर होने के बाद क्या होगा, इट इज बिन रिमूव्ड आउट. ओके, इट इज देन पासेस, गैस है, गैस ट्रेवल्स. ओके, गैस को जहाँ से जगह मिला वहाँ से ट्रैवल कर, सिंस यू कैन सी दिस पाथ ओवर हियर, so from this path it will try to move, and after moving, okay, it's now very cold. So what is done here, there is a separator. ये separator क्या काम करता है, it removes the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है, वी नो कॉल इट एज ड्राई आइस. तो from this path, from some process, the dry ice is been removed. Now the remaining is sent to this expansion jet. So what do you need to do is, यहाँ से क्या हुआ, हॉट एयर आ गया, कंप्रेस कर रहे हो तुम, हाई प्रेशराइज गैस बना दिया, फिर यहाँ से उसने हीट लूज किया, फिर ठंडा हो गया, फिर कंप्रेस. अब इसको क्या करना है, तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना. यू नीड टू कन्वर्ट आउट इनटू द लिक्विड. सो व्हाट वी डू इज, देयर इज एक्सपांशन जेट. बहुत ही छोटा सा क्या होता है, वेरी स्मॉल place is there, small area is there. From that area a highly pressurized gas is been passed. अब highly pressurized gas pass होगा, तो what it will do is, that will try to convert your into liquid, into the liquid. So what is going to happen is, around 1, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा गैस. अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ पे क्या होगा, एक डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, जहाँ पे क्या करोगे, यू विल प्रोवाइड डिफरेंट टेम्परेचर. तुम धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज, अराउंड 196 टेम्परेचर, 186 का जो टेम्परेचर होगा, ओके, 186 ऑन दैट टेम्परेचर योर बोथ नाइट्रोजन एंड आर्गन विल रिमूव फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया, सपोज 196. ओके, 196 पे क्या होगा तुम्हारा सारा, -196. ओके, आई एम टॉकिंग इन नेगेटिव, नॉट इन पॉजिटिव. -196 पे क्या होगा, नाइट्रोजन विल ट्राई टू गेट आउट, क्योंकि उसका टेम्परेचर आ गया है. अभी मुझे ये बताओ कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर 50 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, और किसी का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, तो 55 तक आते आते 50 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज 50 डिग्री सेल्सियस. तो भले मिक्सचर होगा तो अराउंड 5 डिग्री ज़्यादा समझ सकते हो, तो उससे क्या होगा, उसका सारा इवेपोरेशन हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट बच जाएगा. सेम थिंग हो यार, 196 पर नाइट्रोजन, या -196 से 195, 194, 190 तक आते आते क्या हो जाएगा, सारा जो भी नाइट्रोजन है वो इवेपोरेट हो जाएगा. गेटिंग? फिर क्या होगा, अराउंड नाइट -186 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर आर्गन विल इवेपोरेट. योर आर्गन इज गोइंग टू गेट evaporated. Next, at last, what is going to happen is, since now your only oxygen is remaining, so it is collected from the bottom of the distillation column. जो भी bottom of the distillation column है, वहाँ से what we do is, we collect the liquid oxygen. Since इसका temperature बहुत ही ज़्यादा कम होता है, it's in minus, so this liquid, जो भी ऑक्सीजन वगैरह होता है, इनका boiling point जो होता है, it is around -190, 160, 150 इस range में ही होता है. Okay, so it is very डिफिकल्ट टू हैंडल. अगर तुम्हारा हाथ भी चला गया
तो इट माइट लाइक यू कांट फील इट, चला ही जाएगा, समझ लो ऐसा होता है. So it is at very low temperature. Getting? So this is how the different kind of gases has been obtained from the air. Okay, clear? Next is, how can we obtain a pure copper sulfate from an impure sample? Okay, अभी इसमें क्या करते हैं हम, we can obtain the pure form of copper sulfate by the process called as crystallization. By the process called crystallization. Crystallization एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें प्योर फॉर्म ऑफ कोई भी क्रिस्टल होगा, वी आर गोइंग टू गेट दैट. ओके, अभी कैसे होता है, वी आर गोइंग टू सी दैट. फर्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, जो भी तुम्हारा ये तुमने देखा रहेगा सेम, तुम्हें पहले इंक वाले की तरह डायग्राम दिख रहा रहेगा. ओके, बट सिमिलर है, we'll see that how it exactly happens. Just pay attention. So what you do is you take a few copper sulfate sample. कॉपर सल्फेट का क्या लेते हो, एक सैंपल लेते हो, ठीक है, उसका क्रिस्टल का जो भी है, जो इम्प्योर है, यू फर्स्ट टेक इम्प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, नॉट सोल्यूशन, क्रिस्टल्स. यू टेक इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर, वो क्रिस्टल जो भी है वो ले लो, पाउडर ले लो, जो लेना है ले लो. फिर क्या करोगे, तो तुम पानी में मिक्स करोगे. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मिक्स इट इन दी water. So after mixing in water, what is going to happen is it will try to get dissolved into it. So when it get dissolved into it, add another few amount of copper sulfate into it. Add the copper sulfate into it till the time no more copper sulfate is further getting dissolved into it. Now what you do is you just need to put your China dish. This is a China dish, or you can heat it directly, no problem. You can heat it with the help of water, or you can heat it directly by keeping on the sunburn burner, no problem. Everything is going to be same. It's generally it is done for some of the chemicals or the compounds which generally get decomposed when directly exposed to the sun burner. So generally they require some another agent to heat it. So you can do in this way also, or you can directly heat, no problem. Getting? So what you do is just take that and you put some crystal into it, and जब तक dissolve नहीं होता तब तक क्या करो, उसमें mix करते जाओ. Later what you do is just keep that solution on the burner. Okay, keep that solution on the burner. Now again try to heat it, and now again put it. It is same to that. So what kind of solution is becoming? It's becoming a saturated solution. So you are adding further to it, so it is becoming super saturated. Getting? It is becoming super saturated. Till some temperature, heat it, add some copper sulfate, and again see at what temperature, like at any particular temperature, like around 60, 70, 80, 100, whatever, how much copper sulfate is getting dissolved into it. Getting? How much copper sulfate is getting dissolved into it. After it gets dissolved, now keep it for cooling. And you can even put some thread, or you can just keep it as it is. It is my recommendation that put some thread into it. So what is going to happen is when it starts to cool down, okay, so the saturation is getting decreased, that is the solubility is getting decreased. Okay, so you can see around the thread there is going to be pure copper sulfate that is going to form its crystal. Okay, that is going to form its crystal over there. Pure, जो भी impurities है, that will remain inside your liquid only. Only the pure copper sulfate will start to form the crystals over there. Okay, so this is how, whenever you keep it for a long time, or 2 days or 3 days, you will see a complete copper sulfate will get formed around that thread. Okay, so this is what you call as the crystallization process, where you can extract the pure copper sulfate from your impure copper sulfate solution. Getting? So crystallization. Okay, so what you are going to exactly get over here. Okay, so what you are going to get over here is nothing but CuSO4 crystal is nothing but CuSO4.5 H2O. These are the water of the crystallization that is going to help to bind or to form the crystals over there. Getting? Samjha? This is how exactly the copper crystals look like, CuSO4 crystals. Okay,
दिस इज द CuSO4 crystal, how it looks like. Okay, अगर तुम्हें if you want to do this activity you can do at your home also, but not by, अगर तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट नहीं है, so you can do by taking what, salt. You can do it by taking salt. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. अभी ऐसा क्यों होता है, we'll just going to see that. अभी क्या होता है, some of the solid that decompose or some like sugar may get shed on heating by to dryness. अभी तुम directly dryness को sugar को heat करो तो तुम देखोगे जल जाता है, it becomes blackish in color. तो उस cases में क्या होगा, evaporation is not the key to form the crystal. Okay, some impurities remain dissolved. अभी कुछ impurities जो रहती है वो solution में dissolved ही रहती है after filtration also. तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉसिबल इवेपरेशन नहीं होगा, दैट में कंटामिनेट द सॉलिड. गेटिंग? So this is the another process. Next, application, purification of salt we get from the sea water. Okay, वहाँ पे भी crystallization करते हो तो वो purification के पर्पस में होता है. नेक्स्ट दी सेपरेशन ऑफ द एलम फ्रॉम द इम्प्योर. एलम जो फिट के लिए बोलते हैं हम, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर तुमको क्रिस्टलाइजेशन करना है तो डू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर और सॉल्ट. पानी में गर्म पानी को, एक गिलास पानी लो, उसको गर्म करते रहो और शुगर डालते रहो. जब तक डालोगे तब तक फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रहा गर्म पानी में. फिर उसको रूम टेम्परेचर ठंडा होने के लिए रख दो, और जब ठंडा होने के लिए लगता है तो एक थ्रेड डाल के रखो, 1-2 दिन रुको उसको बिना अनडिस्टर्ब किए हुए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट. गेटिंग? इफ यू वांट यू कैन डू एंड सेंड द फोटोज ऑन योर इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज अडैप्टिव लर्निंग. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन. अब तुम्हें पता रहेगा हमारे जो वाटर वर्क्स होता है, जैसे वी लिव इन नालासोपारा और वी लिव इन मुंबई. ओके, तो यहाँ पे VVMC है और मुंबई के लिए BMC है. गेटिंग? तो वहाँ पे कैसे करते हैं हम वाटर प्योरिफिकेशन. वहाँ पे प्योरिफिकेशन कैसे होता है? सो कैसे होता है एट वाटर वर्क्स जनरली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज का टोटली डिफरेंट होता है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि रिवर से या भी रिवर से या लेक से जो पानी हमको लेना रहता है, हाउ वी आर प्योरीफाइंग दैट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. तो जनरली क्या होता है, जो रिजर्वायर्स में वाटर्स होते हैं, ओके, जो रिवर्स में या रिजर्वायर्स में वाटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, देयर इज अ पैथोजेनिक पार्ट, पैथोजेंस होते हैं उसमें. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ पैथोजेंस, इट कंसिस्ट ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सम impurity like suspended impurities. ओके, ये सारी चीज़ें मिलती है तुम्हें. तो इन चीज़ों को हमको क्या करना है, बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ डाइस वगैरह होते हैं, तो उनको निकालना रहता है. सो व्हाट यू डू इज, द फर्स्ट प्रोसेस दैट यू डू इज टू अलाउ द सॉलिड टू सेटल. मतलब तुम रिजर्वायर से एक पहले क्या करते हो, रिवर से पहले तो वहाँ पे एक वो लगाया रहता, सीव लगाया रहता, जाली जिसे बोलते हो, जिससे क्या हो सके तुम्हारे रिजर्वायर से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है या तो फिश वगैरह है वो उधर से कैरी आउट नहीं होने चाहिए. उस पानी को हम क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्री जो भी मेन है उसका स्टोरेज टैंक्स में ला के रखते हैं, इन शॉर्ट टंकी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे ला के रखते हैं. फिर उसको वहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेडिमेशन टैंक में वी सेंड इट टू द सेडिमेंटेशन टैंक. अभी सेडिमेंटेशन टैंक का काम क्या होता है, व्हाट इट डज इज, उसको हम थोड़ी सेडिमेशन टैंक में हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं. व्हाट वी डू इज वी कीप दैट थिंग इन सेडिमेशन टैंक फॉर सम टाइम. तो व्हाट डज इट डू इज, आफ्टर कीपिंग इन द सेडिमेंटेशन टैंक, तो व्हाट इट डज इज, अगर तुमने किसी चीज़ को थोड़े से सेडिमेंटेशन टैंक में रख दिया तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के साथ ट्रैवल किया वो क्या हो जाते हैं, इट गेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम, इट गेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम. देन उसमें से क्या करते हैं, हम उसको नेक्स्ट स्टेज में भेजते हैं. द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज लोडिंग टैंक. अब लोडिंग टैंक में क्या होता है, यू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यू सेडिमेंट दी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. तुम्हारा डाउट होगा सर सेडिमेंटेशन टैंक में भी तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हम करते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं. तो सेम चीज़ यहाँ पे क्यों हो रहा है. तो कैसा होता है एक्चुअली कि जो भी छोटे छोटे एकदम पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के साथ फ्लोट होते हैं, तो पानी के साथ फ्लोट होते हैं, पानी में डिजॉल्व होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम, वी ऐड सम पोटैश एलिमेंट टू इट, वी ऐड सम पोटैश एलम. इस जो टैंक में है वी ऐड सम पोटैश एलम. पोटैश एलम क्या करता है, कोएगुलेंट का काम करता. पोटैश एलम क्या करता, कोएगुलेंट, मतलब वो गट्ट करने का एकदम, वो जैसे हम क्या करते हैं व्हाट सूप बनाना रहता है, तो सूप में हम कोएगुलेट करने उसको थोड़ा थिक बनाने के लिए क्या करते हैं, वी ऐड सम
कुछ तो मटेरियल ऐड करते हैं, ओके, कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, सेम थिंग वी डू ओवर हियर। तो हमको क्या करना है, उसको थोड़ा हैवी करना है, हमको क्या करना है, वो पार्टिकल्स को सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड सम कोएगुलेंट दैट इज पोटैश एलएम, तो दैट विल हेल्प जो भी इम्प्योरिटीज है उसको सेटल डाउन। नेक्स्ट, अभी कुछ भी और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह होंगे, तो उनको तुम्हें क्या करना है, फर्दर करना है, तो उसके लिए थर्ड स्टेज आता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक होता है। तो फिल्ट्रेशन टैंक कंसिस्ट ऑफ सबसे ऊपर तो फाइन सैंड होता, फिर देयर इज अ ग्रेवल एंड देयर इज अ कोर्स ग्रेवल, बड़े बड़े ग्रेवल। तो इससे क्या होगा, देयर इज अ 3 स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, जो भी बच गए रहेंगे वो यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे, ओके। अभी ये स्टेज हो गया, एक्चुअली ये जो पार्ट है इट इज नॉट ओवर हियर, this thing is not over here, it is from the bottom, it is coming from the bottom, okay। so what is going to happen is, अब यहाँ से जो भी हो गया, अभी इतना तो हमारा हो गया, जो भी फिजिकल हमें चेंजेस करने थे, जो भी फिजिकल थिंग्स हमको उसको रिमूव करना है। अभी केमिकल चीज़ें जो रिमूव करनी है, जैसे केमिकल एंड बायोलॉजिकल चीज़ें जो उनको रिमूव करना है, तो जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कलर्ड मटेरियल्स होते हैं जो चीज़ें खराब कर, जो थोड़ा कलर या पानी थोड़ा टर्बिड होता है, टर्बिड मतलब एकदम अजीब दिखने लगता है तुम्हें कलर उसका, तो वो सारा रिमूव करना। तो व्हाट वी डू इज वी पुट इट इन द क्लोरिनेशन टू किल बैक्टीरियाज। कभी कभी क्या होता है, इसके पहले एक वो भी होता है, एक लेयर होता है जहाँ पे हम चारकोल लेयर बिछाते हैं, जिससे क्या होता है, जो पानी का जो भी कलर्ड मटेरियल रहता है वो सारा उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और तुम्हें क्लियर वाटर मिलता। तो दैट इज ऑल्सो भी कीप, कुछ कुछ जगह पे लगाया जाता, कुछ कुछ जगह पे नहीं लगाया जाता, इट्स देयर चॉइस बेस्ड ऑन दैट कितना रिक्वायरमेंट है, कैसा पानी है, ओके। तो क्लोरिनेशन क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया है उनको किल कर देता, एंड देन इट इज नाउ इट इज फुल प्रूफ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। सो उससे क्या करते हैं, इट इज सेंड टू द डिफरेंट लोकेलिटीज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। क्लियर हाउ द वाटर इज प्यूरिफाइड एंड वाटर वर्क्स, क्लियर, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ें जो है हमारे, दैट इज द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। अभी इस चीज़ को तुम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ा हो, तुमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा हुआ कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट इज जनरली नोन एज अ फिजिकल चेंज। जनरली क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, इसका जो भी कन्वर्जन चेंज होता है दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। In physical change, the substance remains same chemically, that is, its chemical composition remains same. इसका मतलब क्या, खाली फिजिकली इसका स्टेट चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ठीक है। आइस का शुगर सोल्यूशन का आइस शुगर वाटर नहीं बन जाता, जो सॉलिड आइस है तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर है तो वो अगेन वेपर में ही कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो उसका केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। H2 है तो H2 ही रहने वाला है, गेटिंग, H2 है तो H2 ही रहने वाला। फिर बटर कैसे होता है, तुम फ्रिज में रखते हो उसे तो इट गेट सॉलिडिफाइड, जैसे तुम उसको फ्रिज के बाहर रख दोगे वो मेल्ट हो जाता। सेम, कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा डेयरी मिल्क ही देख लो, तुम डेयरी मिल्क खाते हो, फ्रिज में रहता है, एकदम कड़क कड़क होता है, इट इज़ वेरी सॉलिड। वेन एवर इट रिमूव आउट ऑफ द फ्रिज, यू कीप इट फॉर सम टाइम, इट गेट्स मेल्टेड, और तुम मेल्टेड खाते हो या सॉलिड खाते हो, दोनों में टेस्ट तो सेम ही होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट डज इट मीन्स। नेक्स्ट, chemical change brings the change in the chemical properties of matter. We know we get new substance. A chemical change is also called as a chemical reaction. अभी chemical change का एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें, मिल्क और कर्ड ही दे सकता हूँ। मिल्क का जो टेस्ट होता है टोटली अलग होता है, वही तुम अगर कर्ड खाओ, दही खाओ, उसका टेस्ट क्या होता है, इट इज टोटली डिफरेंट। तो इट चेंज इट्स कंपोजिशन, पूरा कंपोजिशन ही चेंज कर दो, वही तुम अगर पनीर खाओ, पनीर का टेस्ट अलग होता, गेटिंग। So this is what you call as a chemical changes that is taking place. During the process, one substance react with another, undergo a change in chemical composition. The same thing. तुम दूध में लेमन डालते हो, लेमन का रिएक्शन होगा उसके साथ वो, ठीक है, इट विल गिव यू कर्ड, ओके, लैक्टिक एसिड वगैरह जो भी होता है वो होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस। अभी जब तुम कैंडल बर्न करते हो तब उसमें दोनों फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता है। तुम बोलोगे सर कैसे, तो बताते हैं, मैं ही बताऊंगा तुम्हें, और कौन बताने वाला है। तो बेसिकली कैसा होता है, जब तुम कैंडल बर्न करते हो तो वैक्स जो होता है, वैक्स पहले सॉलिड होता है, तुमने देखा था साइड में जो होता है उसके क्या होता है, साइड में एकदम लिक्विड का वो मेल्ट होना चालू हो जाता और वो धीरे 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 वैक्स नीचे गिरने लगता, ओके। ये तो हो गया फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या बोल सकते हो कि जब भी तुम बर्न होता है तो देखा रहेगा येलो फ्लेम दिखता, तुम्हें ब्लूइश फ्लेम दिखता,
में सो क्या होता है, वो जगह से क्या होता है, एरोसॉल रिमूव होता है, दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिमूव, सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। क्लियर? वाटर जो भी होता है वो वेपर के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तुम बोलोगे सर वाटर तो गिरता नहीं हमें, दैट इज नथिंग, वो खाली उसके फॉर्म में रिमूव हो जाता वेपर्स के फॉर्म में। एग्जाम्पल, मिल्क टू कर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, so I hope you are cleared till here. Okay, okay, so now we are going to see what are the types of a pure substance. Okay, what are the different types of pure substance? तो मैं बोला था मैंने क्या, जो भी तुम्हारा एलिमेंट है, कंपाउंड है, दिस आर ओनली द टाइप ऑफ टू प्योर सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है कोई भी एक चीज से ही बना रहता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। ओके, so let's see this. ओके, so what is then over here कि जो फर्स्ट टाइम जो जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रॉपर डेफिनेशन दिया था अबाउट द एलिमेंट, इट वाज द एंटोइन लॉरेंट लेवेसर. ही सेड अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश experimentally useful the definition of the element. Okay, experimentally useful to establish the definition of the element. What does he define? He defined that the, what does he define? He defined an element is the basic form of the, an element is the basic form of the matter that cannot be broken down into the simpler substance by any chemical reaction. तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने बताया था कि जब मैंने तुम्हें चार्ट दिखाया था उसमें क्या बोला था, मैटर इज दी, मैटर का जो बेसिक फॉर्म है दैट इज नथिंग बट दी एटम, और एटम इज नथिंग बट दी एलिमेंट. दैट एलिमेंट, दैट एटम कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय एनी केमिकल रिएक्शन. तुम मैटर को मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूल को डिफरेंट कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स को डिफरेंट एलिमेंट्स में, बट एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर what you can say break down into its atoms, into protons, neutrons and electrons. Getting the basic, the smallest undivisible part of an matter is what you called as a atom or element. ठीक है, तो एलिमेंट जो भी है वो हमारे हमें पता ही है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है. तो मेटल का एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता. ओके, दे हैव अ लस्टर, दे हैव अ लस्टर, जो जिसे शाइन बोलते हैं हम, वो मिलता है हमको उससे. नेक्स्ट, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलोइश कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. गोल्ड का गोल्ड कलर होता, सिल्वर का सिल्वर कलर होता, ठीक है. ग्रेश मेटल्स को हमने देखा था ग्रेश कलर होता. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस आर समथिंग विच आई थिंक आई डोंट नीड, रीड करूंगा तो ही तुम्हें समझ जाएगा, सब कुछ पढ़ाने ऐसा नहीं है. दे आर मैलेबल. ओके, इजीली अगर तुम उसको हैमर्ड करोगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, दे आर सोनरस, मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट. जब भी तुम किसी मेटल को गिराओ या कुछ करोगे एक टिपिकल साउंड होता है, so that is what you called as a sonorous property. Example of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. Mercury is the only metal that is in liquid at the room temperature. तुम्हें पता रहेगा मर्क्यूरी जो होता वो एक रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में होता है. अगर तुम देखोगे तो जेली जैसा होता है. इफ यू एवर गेट चांस टू से इट, जस्ट सी इट, इट जस्ट सीम्स लाइक अ जेली. तुम ऐसे लेके जाओ पूरा जंपिंग जंपिंग जैसा दिखेगा, लाइक इट लुक्स वेरी गुड टू सी. Next, non-metal are usually show some all of the following property. They display variety of colors. Non-metal से देखेंगे they have a variety of colors and उनको fixed color नहीं होता. They are poor conductor of heat and electricity. Plastic, no, it's not non-metal, but बोल रहा हूँ जैसे plastic, okay, वगैरह जो भी होते, they are generally called, और insulation के लिए यूज़ किया जाता. They are non-conductor of electricity. Okay, they have poor conductor, they are poor conductor of heat and electricity. दे आर नॉन लस्ट्रस, सोनरस एंड मैलेबल. तुम देखोगे कार्बन वगैरह तुम तोड़ दो, कार्बन को सूद देखोगे वो लस्टर, उसमें तो शाइन होता ही नहीं है, सोनरस भी नहीं होता, एंड मैलेबल उसको तोड़ोगे तो किस में पार्टिकल्स में चूरा चूरा हो जाता पूरा उसका. गेटिंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, ब्रोमीन एक्सेट्रा.
ओके और कुछ कुछ है जो दोनों का प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जिसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. गेटिंग? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट इज दी, इसमें कुछ इतना था नहीं एलिमेंट्स इज यू नो. नेक्स्ट इज अ कंपाउंड. द कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ, व्हेनेवर यू नो अ कंपाउंड. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ मिक्सचर. क्या मैं कंपाउंड को मिक्सचर बोल सकता हूँ? नहीं. मिक्सचर और कंपाउंड में एक थिन लाइन है जो दोनों को अलग करती है. मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज दी, व्हाट यू कैन से, इट इज दी मिक्स ऑफ टू सब्सटेंसेस एनी प्रपोर्शन. मतलब 1 ग्राम ये डाला, 2 ग्राम ये डाला, 3 ग्राम ये डाला, 4 ग्राम ये डाला, कुछ भी डाला, कैसे भी फॉर्म में डालो, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मिक्सचर. बट कंपाउंड इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रपोर्शन. अगर मुझे NaCl चाहिए तो एक Na और एक क्लोराइड दोनों मिलके एक सोडियम क्लोराइड बनाने वाला है. ऐसा नहीं 2 सोडियम लो 3 क्लोरीन लो, यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा Na2Cl3. दिस इज नॉट ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वांट एग्जिस्ट, जस्ट आई एम सेइंग कि कंपाउंड इज समथिंग विच इज मेड और विच इज फॉर्म विद इन द फिक्स प्रपोर्शन. ओके, सो here there is an activity which will tell us the differentiate between the mixture as the compound. तो क्या बोला हुआ है? Divide the glass into 2 groups, give 50 grams of iron filings and 3 grams of sulfur powder in china dish on both. दो चाइना डिश लेने, एक में दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड इसको मिक्स करना है. तो इन ग्रुप 1 व्हाट डू यू थिंक? इन ग्रुप 1 व्हाट इज डन? मिक्स एंड क्रश आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर. जस्ट दोनों का पाउडर, सॉलिड पाउडर को मैंने क्या किया, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया पाउडर फॉर्म में. डू यू थिंक इट विल गेट रिएक्टेड? नो, इट वोंट गेट रिएक्टेड. तो उनका क्या होगा? खाली वो मिक्सचर होगा. देयर वोंट बी एनी रिएक्शन टेकिंग प्लेस, so it will remain same. Group 2, mix and crush the iron filling and sulfur powder. Heat the mixture strongly till it the head red hot. Remove from the flame and let the mixture cool. इसमें क्या किया तुमने? दोनों को मिक्स किया, फिर इसको हीट किया. तो हीट करने के बाद क्या हुआ? इन दोनों का रिएक्शन हुआ. तो रिएक्शन होके जब वो कूल डाउन करो तो यू विल गेट समथिंग न्यू कंपाउंड. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट समथिंग न्यू. सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ कंपाउंड. यहाँ पे दिस इज मिक्सचर एंड दिस इज कंपाउंड. नेक्स्ट, now we are going to check the magnetism. Check the magnetism of the material obtained. Bring a magnet near the material and check if the material is magnetic, if the material is attracted towards the magnet. अभी आयन और सल्फर में कौन मैग्नेटिक है? आयन मैग्नेटिक है. सो ग्रुप 1 में क्या करोगे? अगर ग्रुप 1 में ये चाइना डिश में तुम अगर मैग्नेट नजदीक लाओगे तो क्या होगा? सिंस आयन उसके साथ बाइंडेड तो नहीं है, चिपका हुआ तो नहीं है सल्फर के साथ, तो जितना भी आयन है वो सारा क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा. जितना भी आयन है वो सिंपल फिजिकल मेथड से क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा. तो दिस इज अगेन द न्यू थिंग विच यू कैन से, ये जो ग्रुप 1 है इट इज अ मिक्सचर. वही अगर तुमने हीटेड वाला जो पार्ट है वो लिया, अब उसके नज़दीक तुम लेके आओ तो क्या हो जाएगा? वो अट्रैक्ट होगा, बट ऐसे नहीं कि पूरा आयन अलग से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो सल्फर के साथ एक नया, जब हीट करने के बाद कूल किया तो एक नया बाइंडिंग हो गया था उनका. इट इज अ न्यू कंपाउंड ओवर देयर. सो व्हेन यू ऐड अ मैग्नेट ओवर देयर it won't be giving you iron separate and sulfur separate. Getting? Next, compare the texture and the color of the material obtained by the group. तो ग्रुप 1 का टेक्सचर एंड कलर क्या होगा? डिफरेंट होगा. ग्रुप 2 का क्या होगा? पूरा टोटली डिफरेंट होगा. ग्रुप 1 में तुम डिस्टिंग्विश करते हो, हाँ ये कॉपर है, हाँ ये सल्फर है, हाँ ये कॉपर है, हाँ ये सल्फर है. बट वही ग्रुप 2 में तुम क्या करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका एक अभी नया कंपाउंड तैयार हो. समझ रहे हो? Add carbon disulfide in the one part of the material, stir well and filter. Okay, so कार्बन डाइसल्फाइड का तुम क्या करोगे? रिएक्शन करोगे विद सल्फर. तो क्या होगा? ग्रुप 1 में अगर तुम रिएक्शन करोगे तो सल्फर क्या होगा? उसका रिएक्ट हो जाएगा. ओके, एंड जब तुम फिल्ट्रेट करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू डू फिल्ट्रेशन, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एक फिल्ट्रेशन. तुमने फिल्टर पेपर रखा, ऊपर से तुमने सोल्यूशन डाला, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जो तुम्हारा सल्फर है वो डिजोल्व होकर अलग से चले जाएगा और सिर्फ फिल्टर पेपर के पे क्या मिलेगा? तुम्हें आयन मिलेगा. बट ग्रुप 2 के केस में ऐसा रिएक्शन होने वाला ही नहीं है. Add dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained. Okay, so this is all the thing that you are going to get over here. So the gas obtained from the group 1 is the hydrogen in this colorless. तो जब ये रिएक्शन होता है तो गैस, जो भी गैस मिलता है तुम्हें ग्रुप 1 से, इट इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड कंबस्टाइल. हाइड्रोजन जो होता है इट इज हाईली कंबस्टेबल, so it is not advised. So it is not advised to do the combustion test for the
हाइड्रोजन इन दी क्लास, क्योंकि वो हाईली कंबस्टाइल होता है. ओके, द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि उसमें क्या है सल्फर वगैरह है, तो उसमें से जो मिलेगा तुम्हें दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज H2S. पहले में सिर्फ सल्फर है तो वहाँ से ग्रुप 1 से सिर्फ सल्फर मिलेगा. यहाँ पे क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में था, नया पार्ट था, सो यू आर गोइंग टू गेट दी हाइड्रोजन सल्फेट. इट इज कलरलेस गैस विच स्मेल ऑफ दी रॉटन एग्स. सड़े हुए अंडों का जैसा स्मेल होता है वैसे ये स्मेल आने वाला है. You must have observed the product obtained by the both the group shows a different property though the starting material were same. इससे क्या पता चल सकता है हमें कि स्टार्टिंग मटेरियल दोनों का सेम था, सल्फर और आयन, बट दोनों में क्या है, प्रॉपर्टीज दोनों का डिफरेंट है. ओके, ग्रुप 1 में क्या हो रहा था, तो तुम्हें सब चीजें बताया, देयर इज अ फिजिकल चेंज, बट ग्रुप 2 कंसिस्ट ऑफ अ केमिकल चेंज, hence it is called as a compound. There's a chemical change that taken place over there. The material obtained by the group 1 is a mixture of two substances, and substance goes given are elements iron and sulfur. The properties of the mixture are same as that of its constituent. ओके, ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट थे वो कुछ उनका कुछ क्या हो रहा था, कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था, उनका प्रॉपर्टीज जो था वो मिक्सचर के बाद भी क्या हो रहा था, सेम ही रह रहा था. ठीक है. द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड. मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 तुम्हें बताया था, जब वो हीट किया था तुमने एक नया कंपाउंड बना था, तो इट्स अ कंपाउंड. On heating the two elements strongly, we get a compound which is totally different properties compared with the combining element. It has totally different properties when you heat it out. So what you can say, the composition of the compound is same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are same throughout. Thus we can summarize the physical and the chemical nature of the matter in the following graphical organizer. Okay. So you can, what they are saying, the composition of the compound same remains throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are same throughout. Color और texture जो same ही रहेगा, same ही thing है. Okay. Of the compound are same throughout. Thus we can summarize the physical and chemical change of the matter in the following graphical organizers. Okay. So following way से तुम क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि what are the physical change and what is the chemical change which is taking place over here. Okay. So before concluding the chapter, we are going to see the difference between the mixture and the compound. So mixture element or a compound just mix together in a form of mixture, no compound is formed. किसी भी तरह से तो तुम मिक्स करो, कुछ नया चीज नहीं मिल रहा तुम्हें, so that is what you call as a mixture. यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा. मिक्सचर में क्या होगा, वेरिएबल कंपोजिशन. तुमने जैसे बताया कितने भी अमाउंट में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपाउंड में क्या होता है, कंपोजिशन हैज अ fixed proportion. The composition of a new substance is always fixed. Mixture shows the property of the constituent substance. यहाँ पे क्या होता है, जो भी पहले के सब्सटेंस है उनका प्रॉपर्टी दिखाता, बट कंपाउंड में क्या होता कि जो भी प्रॉपर्टी वो टोटली क्या होता, नया मिल जाता हमें, कुछ नया प्रॉपर्टी होता है उसका, टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी. The constituent can be separated fairly easily by physical method. यहाँ पे हमने जस्ट देखा कि आयन और सल्फर को कैसे कर रहे थे, मैग्नेट नजदीक ला रहे थे, आयन सेपरेट आउट हो जा रहा, सल्फर सेपरेट आउट हो जा रहा था. बट वही जो दूसरे ग्रुप 2 के केस में हो रहा था क्या, नहीं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट, जो भी तुम्हारा कंपाउंड होता, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रोलिसिस या फिर केमिकल रिएक्शन से ही तुम क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट आउट कर सकते हो. ओके, तो हियर वी कंक्लूड आवर चैप्टर. आई होप यू हैव लाइक्ड दिस चैप्टर. अगर तुम्हें कोई भी डाउट है इन दिस चैप्टर, यू कैन जस्ट कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड ओके. सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर. थैंक यू एंड डू share it with your friends and don't forget to subscribe. Thank you.